वेलकम टू इलेक्ट्रिकल स्टोर हाउस। आज के वीडियो में हम एस्टिमेशन ऑफ पावर वायरिंग के एक और प्रश्न को हल करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक मोटर की पावर वायरिंग करना सीखा था। आज के वीडियो में हम लोग दो मोटर और एक ट्रांसफार्मर की पावर वायरिंग करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने एक प्रश्न लिया है। प्रश्न क्या कहता है, एक कार्यशाला मतलब वर्कशॉप जिसमें 3 विद्युत मशीन लगी हैं। कौन कौन सी मशीन है? तो वेल्डिंग मशीन 5 kVA 400 वोल्ट 3 फेज 50 हर्ट्ज़ की लगी हुई है, मतलब 5 kVA का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। दूसरा क्या है? ड्रिल मशीन 1 हॉर्स पावर 400 वोल्ट 3 फेज 50 हर्ट्ज़ का लगा हुआ है, मतलब 1 हॉर्स पावर की मोटर लगी हुई है। और तीसरा क्या है? प्रेरण मोटर मीन्स इंडक्शन मोटर 10 हॉर्स पावर 400 वोल्ट 3 फेज 50 हर्ट्ज़ का लगा हुआ है। इन्हीं तीनों का हमें पावर वायरिंग करना है और वर्कशॉप में मशीन कुछ इस तरीके से इंस्टॉल है। ठीक, इन्हीं का हमें वायरिंग करना है। ये प्रश्न में दिया गया है। ठीक है, तो चित्र कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर हमारा 5 kVA का ट्रांसफार्मर है, यहाँ 1 हॉर्स पावर की मोटर लगी है, यहाँ 10 हॉर्स पावर की मोटर लगी है। ये विंडोज़ हैं, यहाँ डोर है, यहाँ पर आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है जहाँ से हम सप्लाई देंगे, और ये उसका डायमेंशंस है। ओके, अब हमें प्रश्न में फाइंड क्या क्या करना है, क्या क्या ज्ञात करना है, तो हम देख लेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें शक्ति तार स्थापन का आयोजन चित्र मीन्स लेआउट डायग्राम फाइंड करना है। सेकंड क्या करना है? शक्ति तार स्थापन का एक रेखीय आरेख मतलब सिंगल लाइन डायग्राम फाइंड करना है, बनाना है। तीसरा क्या है? तीनों विद्युत मशीनों का वाहक नली तार स्थापन चित्र मतलब कंड्यूट का हमें पूरा वायरिंग डायग्राम बनाना है। नेक्स्ट, संस्थापन में लगने वाली सामग्री का विवरण एवं कुल लागत ज्ञात करना है, मतलब एस्टिमेटिंग और कॉस्टिंग करना है। तो ये हमारा पूरा प्रश्न है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आपके बीटी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एस्टिमेटिंग और कॉस्टिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। उन्हीं स्टेप्स को हम फॉलो करते हुए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप होता है हमारा एजम्पशन, पूर्वानुमान। ठीक, तो पहला एजम्पशन क्या है? हम दोनों मोटर और ट्रांसफार्मर के लिए उसकी एफिशिएंसी और पावर फैक्टर को लिख लेंगे। तो 10 हॉर्स पावर मोटर के लिए जो एफिशिएंसी होगी वो 0.8 और पावर फैक्टर क्या होगा हमारा? 0.8 होगा। 1 हॉर्स पावर मोटर के लिए जो एफिशिएंसी होगी वो 0.6 और पावर फैक्टर 0.6 होगा। 5 kVA ट्रांसफार्मर के लिए जो एफिशिएंसी होगी वो 0.9 मतलब 90%। एज वी ऑल नो दैट कि ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी होती है वो मैक्सिमम होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ ये स्टैटिक डिवाइस है। सेकंड एजम्पशन है हमारा MS मतलब मेन स्विच, DB मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, MS मतलब मोटर स्विच, TS मीन्स ट्रांसफार्मर स्विच, स्टार्टर तथा HR मीन्स हॉरिजेंटल रन फर्श से 1.5 मीटर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर लगाए गए। मतलब जो HR हॉरिजेंटल रन दौड़ाया गया है वो 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है, और उसी ऊंचाई पर मेन स्विच, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, मोटर स्विच, ट्रांसफार्मर स्विच और स्टार्टर लगे हुए हैं। ओके, नेक्स्ट थर्ड एजम्पशन है हमारा, मशीन को 50 सेंटीमीटर फाउंडेशन पर स्थापित किया गया है। जो हमारी मोटर्स हैं और ट्रांसफार्मर हैं उनको 50 सेंटीमीटर फाउंडेशन पर, नींव पर हमने इंस्टॉल किया है। नेक्स्ट एजम्पशन है हमारा 1 हॉर्स पावर मोटर के लिए DOL स्टार्टर मतलब डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर तथा 10 हॉर्स पावर मोटर के लिए स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज़ करेंगे हम लोग। ठीक, तो इतने एजम्पशन से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा लेआउट डायग्राम, और क्वेश्चन में भी तो पूछा है सबसे पहले शक्ति तार स्थापन आयोजन चित्र बनाइए। तो चलिए बनाते हैं हम लोग। तो लेआउट डायग्राम हम लोग कैसे बनाते हैं?
सबसे पहले तो जिस तरीके से क्वेश्चन में हमारा बना होता है वैसे बना लेते हैं, और उसके अलावा हम मोटर और ट्रांसफार्मर के जस्ट ऊपर उसके स्विच और स्टार्टर्स को दिखा देते हैं, और इस तरीके डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से हमारी जो सप्लाई आई हुई होती है उसको हम लोग दिखा देते हैं। तो इस तरीके से हमारा लेआउट डायग्राम बन जाता है। अब देखिए पिछले क्वेश्चन में सिर्फ एक मोटर था, इसलिए हम लोगों ने वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का प्रयोग नहीं किया था, डायरेक्ट मेन स्विच से ही हम लोगों ने सप्लाई दे दी थी क्योंकि एक मोटर थी, ठीक। लेकिन यहाँ पर 2 मोटर और एक ट्रांसफार्मर है, इसलिए हमें यहाँ पर मेन स्विच के बाद डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड यूज़ करना पड़ेगा, और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से हम 3 सर्किट निकालेंगे, दोनों मोटर और ट्रांसफार्मर के लिए अलग अलग सर्किट, ठीक, जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ लेआउट डायग्राम को हम लोग बनाते हैं, ठीक। और यहाँ पर जो डायमेंशंस दिए, जैसे जो डीबी है हमारा वो इस दीवार से आधा मीटर पर है, ये हमारा 2.5 मीटर, और ये जो मोटर्स लगी हुई हैं वो इस दीवार से 1-1 मीटर पे लगी हुई हैं, ठीक। इस दीवार से हमारा जो ट्रांसफार्मर लगा है वो 2 मीटर पे लगा है, ये ट्रांसफार्मर स्विच है। ये एक हॉर्स पावर का जो हमारा मोटर है इसका ये मोटर स्विच है, और ये DOL स्टार्टर है। ये 10 हॉर्स पावर की मोटर है हमारी, इसका ये मोटर स्विच है, और ये स्टार डेल्टा स्टार्टर है, ठीक। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से हम सप्लाई सबसे पहले मोटर स्विच में देंगे, फिर वहाँ से स्टार्टर में, और वहाँ से फिर मोटर में, ठीक। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर करेंगे, और इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर ट्रांसफार्मर स्विच, इसमें स्टार्टर का प्रयोग तो होता नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग लेआउट डायग्राम बनाते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सिंगल लाइन डायग्राम के बारे में। तो सिंगल लाइन डायग्राम हम लोग लेआउट डायग्राम को ही देख करके बनाते हैं, ठीक। तो ये रहा हमारा सिंगल लाइन डायग्राम। यहाँ पर मेन स्विच से सप्लाई आई है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में, ठीक। 3 तार आएंगे RYB, क्योंकि सारे 3 फेज के मशीन्स लगे हुए हैं, ठीक। और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से 3 सर्किट्स निकलेंगी, दोनों मोटर के लिए अलग अलग और ट्रांसफार्मर के लिए अलग। ओके, तो सबसे पहला हमारा 10 हॉर्स पावर का मोटर लगा है, तो वहाँ पर हम मोटर स्विच और स्टार्टर लगा करके इस तरीके से कनेक्शन को दिखा देंगे, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा हमारा वो 6.5 होगा। ये हम लोग लेआउट डायग्राम से फाइंड करेंगे। आइए देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हमारा यहाँ लगा है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 2.5 है, और यहाँ तक जाने पर हमारा 1, तो टोटल 3.5 इधर हो गया। और 3 मीटर हम इधर जब चले हैं तब हमें 10 हॉर्स पावर की मोटर मिल रही है, तो 3.5 ये और 3 ये, तो टोटल कितना हो गया 6.5। इसी तरह हम जब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से 1 हॉर्स पावर मोटर के लिए चलेंगे तो कितना हो जाएगा 6.5 यहाँ तक, और 3 और ऐड कर देंगे तो 9.5 आ जाएगा। फिर इसी तरह हमें डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से जब हम ट्रांसफार्मर तक चलेंगे तो 9.5 यहाँ तक हो रहा था, और 3 और ऐड कर देंगे तो हमारा 12.5 हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके से हम लोग ये डायमेंशन फाइंड करते हैं। ओके, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से हम चले तो 6.5 मीटर पे हमें यहाँ पर मोटर का स्विच मिला, और स्टार्टर से हम लोगों ने 10 हॉर्स पावर मोटर में कनेक्शन कर दिया। फिर उसी तरह हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से चले तो 9.5 मीटर पे हमें 1 हॉर्स पावर मोटर का मोटर स्विच मिला, हमने वहाँ कनेक्शन कर दिया, फिर DOL स्टार्टर में और फिर मोटर में कनेक्शन कर दिया। फिर उसी तरह हम लोग 12.5 मीटर चलने पर हमें ट्रांसफार्मर का स्विच मिला, वहाँ पे हमने कनेक्शन किया और ट्रांसफार्मर में फिर कनेक्शन कर दिया। तो इस तरीके से हम लोग सिंगल लाइन डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। ओके, क्योंकि प्रश्न में पूछा था कि शक्ति तार स्थापन का एक रेखीय आरेख बनाइए, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर सिंगल लाइन डायग्राम को ड्रॉ किया हुआ है। बहुत आसान है, ठीक। यहाँ पर हमने नंबर ऑफ़ वायर्स दिखा दिए हैं, ठीक है। यहाँ मेन स्विच से आएगा तो 3 ही वायर रहेंगे, यहाँ से भी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से भी 3 ही वायर निकलेंगे, यहाँ तक 3 वायर आएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक 3 वायर आए हैं, फिर मोटर स्विच से स्टार डेल्टा स्टार्टर में भी यहाँ पर 3 ही वायर गया है, लेकिन स्टार डेल्टा स्टार्टर से जब हम वायर निकालेंगे तो कितने वायर हो जाएंगे 6 वायर हो जाएंगे, 3 स्टार के और 3 डेल्टा के, ठीक है। 6 वायर हो जाएंगे तो 10 हॉर्स पावर में हम लोग फिर कनेक्शन करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से हम लोगों ने इसी तरह वायर निकाले तो 3 ही वायर है, और यहाँ भी 3 ही वायर रहेंगे, और DOL स्टार्टर में भी
यहाँ से मोटर के कनेक्शन में भी हमें 3 ही वायर्स होंगे, ट्रांसफार्मर में भी 3 ही वायर्स होंगे। ओके, आई होप आपको लेआउट डायग्राम और सिंगल लाइन डायग्राम समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा तीनों विद्युत मशीनों का वाहक नली तार स्थापन चित्र। ठीक, मतलब कंड्यूट वायरिंग डायग्राम। कंड्यूट वायरिंग डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक, कंड्यूट वायरिंग डायग्राम सिंगल लाइन डायग्राम को ही देख करके बनाया जाएगा। देखिए सिंगल लाइन डायग्राम कुछ हमारा इस तरीके से था, 10 हॉर्स पावर मोटर 6.5, फिर 1 हॉर्स पावर 9.5, 5 केवीए ट्रांसफार्मर 12.5। बस हम यहाँ पर जैसे हमने सिंगल लाइन दिखाया है, नंबर ऑफ वायर्स दिखाए हैं, उसमें हम लोग क्या करेंगे, कंड्यूट को दिखाएंगे। ओके, और मोटर किस तरीके से मोटर का वायरिंग किस तरीके से किया गया है उसको दिखा देंगे। ठीक है, रिजिड कंड्यूट दिखा देंगे, फ्लेक्सिबल कंड्यूट दिखा देंगे। ओके, देखिए यहाँ पर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, इधर हमारा मेन स्विच से सप्लाई आ रहा है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में। फिर यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने 10 हॉर्स पावर मोटर का वायरिंग किया है, कंड्यूट वायरिंग। तो देखिए यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से 6.5 मीटर चले थे। अब इतना हमारा जो कंड्यूट लगता है वो रिजिड कंड्यूट लगता है। ओके, तो यहाँ से हम लोगों ने मोटर स्विच में सप्लाई दिया, फिर उसके बाद मोटर स्विच और स्टार डेल्टा स्टार्टर के बीच, मतलब स्टार्टर के बीच आधे मीटर का गैप होता है, आधा मीटर हम गैप रखते हैं, और यहाँ पर हम लोग फ्लेक्सिबल कंड्यूट यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर हम लोग स्टार डेल्टा स्टार्टर से वायर निकालते हैं, मतलब कंड्यूट बिछाते हैं। तो ये जो कंड्यूट होता है हमारा 1.5 मीटर तक, तो ये रिजिड कंड्यूट हम यूज़ करते हैं। और उसके बाद जो कंड्यूट यूज़ करते हैं वो हमारा फ्लेक्सिबल कंड्यूट होता है, जो कि 1.2 मीटर होता है। अब ये हमने 1.5 मीटर लिया है क्योंकि हमने हॉरिजेंटल रन और बाकी मोटर स्विच, मेन स्विच, डीबी, ये सब हमने 1.5 मीटर की ऊंचाई पर लगाया था, इसलिए ये डिस्टेंस हमने 1.5 मीटर लिया है। आप 2.5 मीटर पे अगर एचआर को रखेंगे और इन सारी चीज़ों को 2.5 मीटर पे लगाएंगे तो आपको ये वाली डिस्टेंस 2.5 मीटर लेनी पड़ेगी। ठीक, तो हमने यहाँ 1.5 लिया हुआ है क्योंकि हमने एजम्पशन में 1.5 मीटर पर माना था। तो ये आपको ये चीज़ समझ आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ वायर 3 थे, यहाँ पर भी नंबर ऑफ वायर 3, यहाँ पर भी नंबर ऑफ वायर 3, और यहाँ पर नंबर ऑफ वायर 6 थे क्योंकि स्टार डेल्टा स्टार्टर है। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने 10 हॉर्स पावर का वायरिंग कर दिया है। आप सिंगल लाइन डायग्राम में भी देख सकते हैं, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से 6.5 पे ये हमारा मोटर स्विच, ये हमारा 10 हॉर्स पावर का मोटर लगाया गया है। ठीक, तो इस तरीके से कुछ लगाया गया है। अब हम लोग 1 हॉर्स पावर मोटर का देख लेते हैं किस तरीके से कंड्यूट वायरिंग किया गया है। तो डीबी से हम लोगों ने 9.5 मीटर रिजिड कंड्यूट लगाया, फिर हम पहुँचे मोटर स्विच के पास, 1 हॉर्स पावर की मोटर स्विच के पास, यहाँ पर हमने कंड्यूट बिछाया। उसके बाद हम लोग आधे मीटर फ्लेक्सिबल कंड्यूट बिछाएंगे। आधे मीटर फ्लेक्सिबल कंड्यूट बिछाने के बाद हम ड्यूल स्टार्टर के पास पहुँचेंगे और वहाँ से फिर हम लोग रिजिड कंड्यूट बिछाएंगे 1.5 मीटर, और उसके बाद हम लोग 1.2 मीटर फ्लेक्सिबल कंड्यूट बिछाएंगे। ये जो 1.2 मीटर फ्लेक्सिबल कंड्यूट होता है ये फिक्स होता है। ओके, और फिर हम लोग 1 हॉर्स पावर मोटर के टर्मिनल पे कनेक्शन को करेंगे वायर्स निकाल करके। ठीक, ये हमारा फ्लेक्सिबल कंड्यूट है। अब इसी तरह हम लोग 5 केवीए ट्रांसफार्मर में वायरिंग करेंगे, कंड्यूट को बिछाएंगे पहले। तो यहाँ से हम लोग चले, रिजिड कंड्यूट बिछाए, कितना 12.5 मीटर। ओके, और उसके बाद हम पहुँचे ट्रांसफार्मर के स्विच में। ट्रांसफार्मर के स्विच में हम लोग पहुँचे, फिर उसके बाद हमने 1.5 मीटर रिजिड कंड्यूट को बिछाया। 1.5 मीटर रिजिड कंड्यूट बिछाने के बाद हम लोग 1.2 मीटर फ्लेक्सिबल कंड्यूट बिछाएं, और 1.2 मीटर फ्लेक्सिबल कंड्यूट बिछाने के बाद हम लोग 5 केवीए ट्रांसफार्मर के टर्मिनल में वायरिंग करेंगे। ठीक है, इसके अंदर से वायर को ला करके। तो ये हमारा कंड्यूट वायरिंग डायग्राम हो गया। चूँकि क्वेश्चन में पूछा था उसलिए हम लोगों ने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। अगर क्वेश्चन में ये न कहता कि कंड्यूट वायरिंग डायग्राम बनाइए, तो जैसे हम लोगों ने सिंगल लाइन डायग्राम बनाया था तो यहीं पर हम लोग यहाँ पर मोटर बना देते और यहाँ पर 1.5 मीटर
रिजिड कंड्यूट दिखा करके 1.2 मीटर फ्लेक्सिबल कंड्यूट दिखा करके इस तरीके से वायरिंग कर देते और नंबर ऑफ वायर को बता देते हैं। ओके, अब देखिए ये जो सिंगल लाइन डायग्राम था, कंड्यूट वायरिंग डायग्राम था, ये सब हम लोग जैसे क्वेश्चन में दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग बना रहे हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से ही दिया होता है क्वेश्चन हमारा। यहाँ पर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगा था और इस पहले हमारा 10 हॉर्स पावर का मोटर था, तो यहाँ से कनेक्शन निकाल करके हम 10 हॉर्स पावर के मोटर स्विच में दिए, फिर स्टार्टर में दे करके फिर मोटर के टर्मिनल में दे दिए, फिर यहाँ से अगले सर्किट निकाले और हम 1 हॉर्स पावर मोटर में दे दिए, फिर यहाँ से अगले सर्किट निकाले और 5 kVA ट्रांसफार्मर में दे दिए। तो इसी तरीके से हम लोगों ने कंड्यूट वायरिंग भी किया है और इसी तरीके से हम लोग अपना सिंगल लाइन डायग्राम भी बनाए हैं। ठीक, डीबी से निकाल करके मोटर स्विच, स्टार्टर और फिर मोटर के टर्मिनल 10 हॉर्स पावर में, फिर डीबी से अगले सर्किट निकाल करके 1 हॉर्स पावर मोटर में, फिर डीबी से अगले सर्किट निकाल के ट्रांसफार्मर के। ठीक, तो इसी तरीके से हम लोगों ने किया है। आई होप आपको ये कंड्यूट का वायरिंग डायग्राम समझ आया होगा। ये बात ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि कहाँ हम रिजिड कंड्यूट यूज़ कर रहे हैं, कहाँ हम फ्लेक्सिबल कंड्यूट यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो रिजिड कंड्यूट कहाँ कहाँ यूज़ होता है, एक तो यहाँ, 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 और फ्लेक्सिबल कंड्यूट कहाँ यूज़ होता है, यहाँ पर, फिर रिजिड कंड्यूट यहाँ। मतलब 2 जगह रिजिड कंड्यूट यूज़ हो रहा है और 2 जगह फ्लेक्सिबल कंड्यूट यूज़ हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर रिजिड, यहाँ पर रिजिड, यहाँ पर फ्लेक्सिबल, यहाँ पर फ्लेक्सिबल, यहाँ पर रिजिड और यहाँ पर रिजिड, यहाँ पर फ्लेक्सिबल यूज़ नहीं होगा क्योंकि ट्रांसफार्मर स्विच के बाद स्टार्टर नहीं है ना, स्टार्टर का प्रयोग तो होता नहीं है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर 2 जगह रिजिड और 1 जगह फ्लेक्सिबल यूज़ कर रहे हैं। बाकी मोटर का जब हम कंड्यूट बिछाएंगे मोटर के लिए तो हम हमेशा 2 जगह रिजिड और 2 जगह फ्लेक्सिबल का यूज़ करेंगे। ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर। नेक्स्ट स्टेप है हमारा कैलकुलेशन ऑफ करंट। तो हम 10 हॉर्स पावर की मोटर, 1 हॉर्स पावर की मोटर और 5 kVA ट्रांसफार्मर के लिए करंट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, करंट क्यों फाइंड आउट करेंगे, उसके मोटर स्विच को निकालने के लिए, क्योंकि मोटर स्विच किस रेटिंग का हमें ख़रीदना है, करंट रेटिंग निकालेंगे तभी तो हमें पता चलेगा। ठीक, तो कैसे निकालते हैं हम लोग करंट, तो 10 हॉर्स पावर के लिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, फार्मूला आप लोग जानते हैं, I = Q/√3 ईटा V cos phi। Q = क्या होता है, हॉर्स पावर इंटू 735.5। ठीक है, तो इसमें हम लोग वैल्यू को पुटअप कर देंगे। HP की जगह 10 हॉर्स पावर की मोटर है तो 10, 735.5, √3 का मान 1.732। 10 हॉर्स पावर मोटर की जो एफिशिएंसी थी वो 0.8 थी, वोल्टेज 400 और cos phi मतलब पावर फैक्टर हमारा 0.8। इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 16.59 एम्पियर आ जाएगा। अब आप जानते हैं कि ये जो करंट रेटिंग आती है इसके अकॉर्डिंग हम लोग ना तो स्विच खरीदते हैं ना तो केबल लाते हैं। क्यों, क्योंकि मोटर जब स्टार्ट होती है तो वो ज़्यादा धारा लेती है, इसलिए हम लोग क्या निकालते हैं, इफेक्टिव करंट। इफेक्टिव करंट कैसे निकालते हैं, इफेक्टिव करंट इक्वल टू होता है हमारा जो करंट होता है उसमें हम 1.5 का मतलब 1.5 गुना मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने नॉर्मल करंट में 1.5 का मल्टीप्लाई कर दिया है तो हमारा आ जाएगा 24.87 एम्पियर। अब इस करंट रेटिंग के अकॉर्डिंग हम लोग स्विच डिसाइड करेंगे। ठीक है, स्विच भी और केबल भी। तो सबसे पहले हमने यहाँ स्विच के लिए लिख लिया है, अतः 10 हॉर्स पावर मोटर के लिए 30 एम्पियर 500 वोल्ट TPIC ट्रिपल पोल आयरन क्लेड मोटर स्विच लगेगा। ठीक है, 24.87 एम्पियर आया था इसलिए हम लोगों ने 30 एम्पियर का मोटर स्विच खरीदा है 10 हॉर्स पावर मोटर के लिए। ठीक, आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं 1 हॉर्स पावर मोटर के लिए। 1 हॉर्स पावर मोटर के लिए भी हम लोग इसी तरीके से निकालेंगे। तो ये फार्मूला है हमारा, फार्मूला आप जान ही रहे हैं। यहाँ 1 हॉर्स पावर था तो HP की जगह 1 रख दिया, 735.5 √3। यहाँ पर था हमारा एफिशिएंसी, तो 1 हॉर्स पावर की एफिशिएंसी 0.6 थी, 400 वोल्टेज था और पावर फैक्टर भी 0.6 था। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 2.95 एम्पियर हमारा करंट आ जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग क्या निकाल लेंगे, इफेक्टिव करंट। तो इफेक्टिव करंट क्या आ जाएगा हमारा, उसमें हम 1.5 का मल्टीप्लाई, ये जो करंट रेटिंग आया हमारा इसमें हम लोग 1.5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1.5 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारा 4.43 एम्पियर
इफेक्टिव करंट आ गया। अब इस करंट रेटिंग के अकॉर्डिंग हम स्विच और केबल को खरीदेंगे। ठीक, तो अतः 1 हॉर्स पावर मोटर के लिए 15 एम्पियर 500 वोल्ट TPIC मोटर स्विच लगेगा। करंट कितना आया है 4.43, इसलिए हम लोगों ने 15 एम्पियर का मोटर का स्विच लिया है 1 हॉर्स पावर मोटर के लिए। ठीक, चलिए अब हम लोग 5 kVA ट्रांसफार्मर के लिए निकाल लेते हैं। तो 5 kVA ट्रांसफार्मर के लिए जो करंट निकलेगा हमारा I = 5 kVA। तो यहाँ पर 5 को हम लोग VA में चेंज कर लिए हैं 1000 का मल्टीप्लाई करके। यहाँ हमारा √3 इंटू वोल्टेज 400 और 0.9 क्या है हमारा एफिशिएंसी। ठीक है, 90% एफिशिएंसी, तो उसको हमने 0.9 लिख लिया है। और इसको जब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 8.02 एम्पियर करंट। ठीक, अब यहाँ पर तो हमें इफेक्टिव करंट निकालना नहीं है। क्यों? क्योंकि ट्रांसफार्मर जब स्टार्ट होता है तो वो मैक्सिमम करंट तो लेता नहीं है। ठीक है, हाँ ट्रांसफार्मर में भी इनरश करंट फ्लो होता है, लेकिन वो बहुत कम समय के लिए होता है। तो यहाँ पर हम उसको नेगलेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने सिर्फ करंट रेटिंग निकाला है। ठीक है, उसकी यहाँ पर नीड नहीं है। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग 5 kVA ट्रांसफार्मर के लिए 15 एम्पियर 500 वोल्ट TPIC ट्रांसफार्मर स्विच खरीदेंगे और यूज़ होगा। ठीक है, इसी करंट रेटिंग के अकॉर्डिंग। ठीक, इसमें इफेक्टिव करंट नहीं निकाला जाता है ट्रांसफार्मर में, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ना ही यहाँ पर हम पावर फैक्टर को लेते हैं। ठीक है, और तो ये तो हम लोगों ने दोनों मोटर और ट्रांसफार्मर के लिए स्विचेस ले लिया। अब जो मेन स्विच और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है वो भी तो हमें लेना होगा। अब वो किस रेटिंग का लेंगे? चूँकि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड और मेन स्विच इन दोनों पर तो तीनों मशीनों का लोड है ना, तीनों मशीनों का लोड है ना, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से ही तो तीनों सर्किट्स निकली हैं, तो उस पर तीनों मशीनों का लोड है। और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में सप्लाई कहाँ से आई है? मेन स्विच से आई है, तो मेन स्विच पर भी उन्हीं तीनों मशीनों का लोड है। तो हमें जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड और मेन स्विच लगाना पड़ेगा वो इन तीनों करंट रेटिंग को ऐड करने के बाद जो करंट रेटिंग आएगा उस करंट रेटिंग के अकॉर्डिंग हमें मेन स्विच और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग क्या निकालेंगे? टोटल इफेक्टिव करंट। तो 10 हॉर्स पावर का जो इफेक्टिव करंट आया था उसको हमने ऐड कर दिया। 1 हॉर्स पावर का जो करंट रेटिंग आया था इफेक्टिव करंट, उसको हमने ऐड कर दिया। ट्रांसफार्मर का जो करंट आया था उसको हमने ऐड कर दिया। तो इन तीनों को ऐड करने के बाद जो करंट आएगा हमारा 37.32 एम्पियर आएगा। और इस करंट रेटिंग के अकॉर्डिंग ही हम लोग मेन स्विच और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को खरीदेंगे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग 60 एम्पियर 500 वोल्ट TPIC स्विच खरीदेंगे। ये जो TPIC स्विचेस होते हैं ये 15 एम्पियर 500 वोल्ट, 30 एम्पियर 500 वोल्ट, 60 एम्पियर 500 वोल्ट, 100 एम्पियर 500 वोल्ट, 200 एम्पियर 500 वोल्ट, इस तरह रेटिंग्स के आते हैं मार्केट में। ठीक, तो ये तो हम लोगों ने करंट रेटिंग के अकॉर्डिंग स्विचेस की बात कर ली। अब हम लोग केबल की बात कर लेते हैं कि किस मोटर के लिए कौन सा केबल यूज़ होगा, ट्रांसफार्मर के लिए कौन सा केबल यूज़ होगा, क्योंकि सबकी करंट रेटिंग डिफरेंट है। ओके, तो 1 हॉर्स पावर और 5 kVA ट्रांसफार्मर की जो करंट रेटिंग आई थी वो करंट रेटिंग कम थी। 1 हॉर्स पावर की जो करंट आई थी वो 4.43 एम्पियर थी और 5 kVA ट्रांसफार्मर की जो आई थी वो 8.02 थी। इसलिए हम लोग यहाँ पर 2.5 mm² एल्यूमिनियम कंडक्टर सिंगल कोर PVC इंसुलेटेड केबल का प्रयोग करेंगे। ओके, ये कहाँ से यूज़ कर रहे हैं हम लोग? तो ये जो करंट रेटिंग आया था इस करंट रेटिंग के अकॉर्डिंग हम लोग केबल की टेबल में देखेंगे, PVC इंसुलेटेड केबल की टेबल में देखेंगे सिंगल कोर के, तो वहाँ से हमें पता चलेगा कि इतने करंट रेटिंग के लिए हम लोग 2.5 mm² का एल्यूमिनियम कंडक्टर यूज़ करेंगे। ठीक, अब इसके बाद 10 हॉर्स पावर मोटर के लिए, तो 10 हॉर्स पावर मोटर का जो करंट रेटिंग आया था वो 24.87 था, ज़्यादा था। इसलिए हम लोग यहाँ पर
4 mm स्क्वायर एल्यूमिनियम कंडक्टर सिंगल कोर पीवीसी इंसुलेटेड यूज़ करेंगे। ठीक है, अब 24.87 करंट रेटिंग को पीवीसी इंसुलेटेड केबल की टेबल में देखेंगे तो वहाँ से हमें पता चलेगा कि 4 mm स्क्वायर का एल्यूमिनियम कंडक्टर यूज़ होगा। ओके, अब मेन स्विच और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के बीच में, क्योंकि तीनों मशीनों का जो लोड था वो डीबी पे था और डीबी से पहले मेन स्विच पे था, तो इसके बीच में भी तो हम आधा मीटर केबल यूज़ करेंगे ना। तो इसके बीच में जो आधा मीटर केबल यूज़ करेंगे वहाँ पर भी तो लोड ज़्यादा रहेगा, क्योंकि तीनों मशीनों का लोड रहेगा। तो तीनों मशीनों का जो इफेक्टिव करंट आया था वो कितना आया था, 37.32 एम्पियर आया था। और इस करंट रेटिंग के अकॉर्डिंग हम लोग जो केबल यूज़ करेंगे वो 10 mm स्क्वायर का एल्यूमिनियम कंडक्टर सिंगल कोर पीवीसी इंसुलेटेड होगा। ठीक है, तो 37.32 एम्पियर करंट रेटिंग को हम लोग पीवीसी इंसुलेटेड एल्यूमिनियम कंडक्टर वाली केबल की टेबल में देखेंगे तो हमें वहाँ पर पता चलेगा कि इस करंट रेटिंग के लिए 10 mm स्क्वायर का कंडक्टर यूज़ होगा। ठीक है, अब ये कितना यूज़ होगा, सिर्फ आधा मीटर यूज़ होगा, क्योंकि डीबी और मेन स्विच के बीच में ही तो हमें तीनों मशीनों का लोड एक साथ मिल रहा है, तो यहाँ पर हम 10 mm स्क्वायर का यूज़ करेंगे। ओके, आई होप इतनी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आई होंगी। तो चलिए बढ़ते हम अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग फाइंड करेंगे लेंथ ऑफ कंड्यूट और लेंथ ऑफ केबल। तो इस तरीके से हम लोग एक चार्ट बना लेंगे, सीरियल नंबर, लोकेशन, नंबर ऑफ कंडक्टर, टाइप एंड साइज ऑफ कंड्यूट, जो कि mm में होता है। टाइप मतलब जैसे रिजिड है कि फ्लेक्सिबल है, और साइज जैसे 19 mm है कि 25 mm है या 32 mm है। लेंथ ऑफ कंड्यूट मतलब कंड्यूट की लेंथ, कितना कंड्यूट हमने बिछाया है, और लेंथ ऑफ केबल, कितना केबल यूज़ हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग एक चार्ट बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मेन स्विच से डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड तक। तो मेन स्विच से डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड तक कितने कंडक्टर यूज़ हो रहे हैं, 3 कंडक्टर यूज़ हो रहे हैं। कौन सा कंड्यूट लगेगा, रिजिड कंड्यूट लगेगा। ठीक है, और 25 mm की साइज़ का लगेगा, क्योंकि जो कंडक्टर है मतलब केबल है उसकी जो साइज़ है वो 10 mm स्क्वायर है। ठीक है, क्योंकि तीनों मशीनों का लोड है वहाँ पे ना, इसलिए हम लोग 25 mm वाला रिजिड कंड्यूट यूज़ कर रहे हैं। कितने मीटर लगेगा, तो सिर्फ आधे मीटर लगेगा, क्योंकि डीबी और मेन स्विच के बीच का जो गैप है वो आधे मीटर का है। ठीक, तो मेन स्विच के आधे मीटर बाद ही हम डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाते हैं। अब हम लोग लेंथ ऑफ केबल कैसे फाइंड करते हैं, तो लेंथ ऑफ कंड्यूट और नंबर ऑफ कंडक्टर को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा लेंथ ऑफ केबल या लेंथ ऑफ कंडक्टर आ जाता है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं 10 हॉर्स पावर मोटर के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्या है हमारा, 10 हॉर्स पावर मोटर। तो 10 हॉर्स पावर मोटर में सबसे पहले हम डीबी से मोटर स्विच तक चलेंगे। यहाँ देखिए, सबसे पहले हम लोग डीबी से मोटर स्विच तक चलेंगे। ओके, फिर मोटर स्विच से स्टार्टर तक चलेंगे, फिर स्टार्टर से मोटर टर्मिनल तक। तो डीबी से मोटर स्विच तक पहुँचने हमें नंबर ऑफ कंडक्टर 3 रहेंगे, टाइप ऑफ कंड्यूट हमारा रिजिड रहेगा। ठीक, और मोटर स्विच से स्टार्टर तक जब चलेंगे हम तो यहाँ पर हमारा लेंथ ऑफ कंड्यूट जो रहेगा वो 0.5 रहेगा, और टाइप ऑफ जो कंड्यूट रहेगा वो फ्लेक्सिबल रहेगा। ओके, और स्टार्टर से मोटर टर्मिनल तक पहुँचने में हमें यहाँ पर रिजिड कंड्यूट लगेगा 1.5 मीटर, और यहाँ से फ्लेक्सिबल कंड्यूट लगेगा हमारा 1.2 मीटर, और यहाँ पे नंबर ऑफ कंडक्टर जो रहेंगे वो 6 रहेंगे, क्योंकि स्टार डेल्टा स्टार्टर है। तो इसी तरीके से हम लोग निकालते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डीबी से मोटर स्विच तक गए तो वहाँ पर 3 कंडक्टर्स लगे। ठीक, और रिजिड कंड्यूट हमने यूज़ किया वहाँ पे
25 mm साइज़ का, ओके। और कितना लेंथ चले थे हम लोग? 6.5 मीटर, ठीक है। ये देखिए 6.5 मीटर हम लोग चले थे, 6.5 मीटर कंड्यूट हमने बिछाया। अब हम लेंथ ऑफ केबल कैसे निकालेंगे? तो लेंथ ऑफ केबल निकालने के लिए इस 6.5 मीटर में हम इस 3 का मतलब नंबर ऑफ कंडक्टर का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 19.5 आ जाएगा, ओके। फिर नेक्स्ट हम लोग कहाँ से चले थे? मोटर स्विच से स्टार्टर तक। ये देखिए मोटर स्विच से स्टार्टर तक चले थे। नंबर ऑफ कंडक्टर कितने थे? 3। टाइप ऑफ कंड्यूट कैसा था? फ्लैक्सिबल, तो फ्लैक्सिबल लिख दिया, साइज 25 mm ही रहेगा। कितने मीटर? तो आधे मीटर, तो आधे मीटर हम लोग चले और इसका मतलब लेंथ ऑफ कंड्यूट का और नंबर ऑफ कंडक्टर का मल्टीप्लाई कर दिए तो लेंथ ऑफ केबल आ गया हमारा। अब इसके बाद हम लोग स्टार्टर से, यहाँ तक हमने कर लिया है पूरा वायरिंग। अब स्टार्टर से हम लोग मोटर टर्मिनल तक चलेंगे, स्टार्टर से मोटर टर्मिनल तक। तो स्टार्टर से मोटर टर्मिनल तक जो नंबर ऑफ कंडक्टर रहेंगे वो कितने रहेंगे? 6 रहेंगे, क्योंकि स्टार डेल्टा स्टार्टर है। तो नंबर ऑफ कंडक्टर कितने रहेंगे? 6 रहेंगे। अब यहाँ पर देखिए 2 टाइप का कंड्यूट यूज़ हो रहा है, रिजिड भी यूज़ हो रहा है और फ्लेक्सिबल भी यूज़ हो रहा है। रिजिड 1.5 मीटर, फ्लेक्सिबल 1.2 मीटर। तो रिजिड साइज इसकी कितनी रहेगी? 32 mm, क्योंकि 6 कंडक्टर्स हैं इसीलिए जो साइज रहेगी वो 32 mm की रहेगी। और रिजिड कंड्यूट 1.5 मीटर, फ्लेक्सिबल 1.2 मीटर। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो 9 और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो 7.2। तो इस तरीके से हम लोग 10 हॉर्स पावर मोटर के लिए लेंथ ऑफ कंड्यूट और लेंथ ऑफ केबल को फाइंड करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं 1 हॉर्स पावर मोटर के लिए। 1 हॉर्स पावर मोटर के लिए भी उसी तरह हम लोग देखेंगे। तो 1 हॉर्स पावर मोटर के लिए हम देखते हैं तो डीबी से मोटर स्विच तक जो नंबर ऑफ कंडक्टर है वो 3 हैं। देखिए यहाँ पे देखिए डीबी से हम कंड्यूट बिछाए मोटर स्विच तक, तो डीबी से मोटर स्विच तक पहुँचने में 1 हॉर्स पावर के मोटर स्विच तक पहुँचने में नंबर ऑफ कंडक्टर कितने रहेंगे? 3 रहेंगे। कौन सा कंड्यूट बिछाएंगे हम लोग? पहले रिजिड कंड्यूट बिछाएंगे। कितना बिछाएंगे? 9.5 मीटर बिछाएंगे। देखिए यहाँ पर डीबी से मोटर स्विच तक 3 कंडक्टर रिजिड कंड्यूट बिछाए हैं और 9.5 मीटर बिछाए हैं। और लेंथ ऑफ कंडक्टर कैसे आएगा? लेंथ ऑफ केबल 9.5 का मल्टीप्लाई कर देंगे 3 में तो हमारा लेंथ ऑफ केबल आ जाएगा। अब हम लोग मोटर स्विच तक पहुंच गए थे, तो अब मोटर स्विच के बाद हमें ड्यूअल स्टार्टर में जाना है। तो मोटर स्विच से ड्यूअल स्टार्टर तक पहुंचने के लिए हम 3 ही कंडक्टर रहेंगे। फ्लेक्सिबल कंड्यूट यूज़ होगा जो कि आधा मीटर यूज़ होगा। देखिए मोटर स्विच से स्टार्टर तक ड्यूअल स्टार्टर कंडक्टर यूज़ हो रहे हैं, फ्लेक्सिबल कंड्यूट यूज़ हो रहा है और इसकी जो साइज़ होगी 19 mm होगी, क्योंकि 1 हॉर्स पावर के लिए 1 हॉर्स पावर की जो करंट रेटिंग आई थी इफेक्टिव करंट वो कम थी, ओके 4.43, इसलिए हम लोग यहाँ पर थोड़ा कंडक्टर पतला होगा इसलिए हम लोग 19 mm साइज़ का कंड्यूट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आधे मीटर हमने यूज़ किया, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो लेंथ ऑफ केबल आ जाएगा। फिर हम लोग स्टार्टर से मोटर के टर्मिनल तक चलेंगे। ये देखिए स्टार्टर से मोटर के टर्मिनल तक चलेंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ कंडक्टर 3 ही रहेंगे क्योंकि ड्यूअल स्टार्टर है, लेकिन कंड्यूट 2 टाइप की यूज़ होंगे, रिजिड भी यूज़ होगा और फ्लेक्सिबल भी यूज़ होगा। रिजिड 1.5 मीटर, फ्लेक्सिबल 1.2 मीटर। देखिए स्टार्टर से मोटर टर्मिनल तक 3 ही कंडक्टर, रिजिड और फ्लेक्सिबल कंड्यूट यूज़ हो रहा है। रिजिड 19 mm, फ्लेक्सिबल भी 19 mm। रिजिड 1.5 मीटर, फ्लेक्सिबल 1.2 मीटर। मल्टीप्लाई कर दिया इनका और इनका तो ये 4.5 और 3.6 आ गया। अब इसी तरह हम लोग 5 kVA ट्रांसफार्मर के लिए भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग 5 kVA ट्रांसफार्मर के लिए भी निकाल लेंगे। चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से ट्रांसफार्मर स्विच तक पहुँचेंगे। यहाँ पर जो नंबर ऑफ कंडक्टर रहेंगे वो 3 रहेंगे और टाइप ऑफ कंड्यूट रिजिड ही होगा। और यहाँ पर भी करंट रेटिंग कम था ना, उसी लिए 19 mm के साइज़ का ही हम लोग कंड्यूट यूज़ करेंगे।
और जो लेंथ थी वो 12.5 मीटर थी। डीबी से ट्रांसफार्मर स्विच तक की जो लेंथ थी 12.5 मीटर, कंड्यूट वाले डायग्राम में देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो इसका और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो लेंथ ऑफ केबल आ जाएगा। ठीक है, लेंथ ऑफ कंड्यूट और लेंथ ऑफ कंडक्टर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो लेंथ ऑफ केबल आ जाएगा। देन हम लोग ट्रांसफार्मर स्विच से अब सीधे ट्रांसफार्मर टर्मिनल तक चलेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टर तो है नहीं, तो ट्रांसफार्मर स्विच से हम लोग ट्रांसफार्मर टर्मिनल तक चलेंगे। यहाँ पर भी नंबर ऑफ कंडक्टर 3 ही रहेंगे और कंड्यूट 2 टाइप का यूज़ होगा, रिजिड और फ्लेक्सिबल। रिजिड 1.5 मीटर, ठीक है, ट्रांसफार्मर स्विच से फर्श तक, और फिर फर्श से लेकर के ट्रांसफार्मर के टर्मिनल तक फ्लेक्सिबल कंड्यूट यूज़ होगा जिसकी लेंथ 1.2 मीटर होगी, और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा लेंथ ऑफ केबल आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग लेंथ ऑफ कंड्यूट और लेंथ ऑफ केबल को फाइंड आउट करते हैं। आई होप ये आपको समझ आया होगा। तो चलिए अब हम लोग निकाल लेते हैं कि टोटल लेंथ ऑफ केबल कितना यूज़ हुआ, टोटल लेंथ ऑफ कंड्यूट कितना यूज़ हुआ। तो सबसे पहले हम लोग मेन स्विच से डीबी तक जो कंडक्टर यूज़ हुआ है उसको निकाल लेते हैं। तो आपको पता है कि मेन स्विच से डीबी तक हमने 10 mm स्क्वायर का केबल यूज़ किया था, जिसकी लेंथ कितनी आई है, 1.5 मीटर आई है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 10 mm स्क्वायर का ये मेन स्विच से डीबी तक जो लेंथ ऑफ केबल आया है वो हमारा 1.5 मीटर आया। अब हम इसमें क्या करेंगे, 10% एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो 1.5 का 10% निकालेंगे तो 0.15 आएगा, और इस 1.5 में ऐड कर देंगे तो 1.65 आएगा। तो इसको हम लोग ओवरऑल 2 मीटर ले लेंगे। ठीक है, तो मेन स्विच से डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड तक जो 10 mm स्क्वायर का केबल यूज़ करेंगे हम लोग, उसकी जो लेंथ होगी वो कितनी आएगी, कितना हमें खरीदना पड़ेगा, 2 मीटर खरीदना पड़ेगा। ओके, अब हम लोग 4 mm स्क्वायर की बात कर लेते हैं, मतलब 10 हॉर्स पावर मोटर के लिए हम लोग 4 mm स्क्वायर का केबल यूज़ कर रहे थे। ठीक है, तो अब इन कॉलम्स को ऐड करेंगे हम। ठीक, तो 19.5, 1.5, 9 और 7.2 इन सबको हमने क्या किया, ऐड कर लिया। देन हम इसका 10% निकालेंगे। तो इसको जब हमने ऐड किया तो 37.2 आया, और 37.2 का जब हम 10% निकालेंगे तो 3.72 आएगा, और इस 3.72 को 37.2 में ऐड कर देंगे तो 40.92 आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग ओवरऑल 41 मीटर ले लेंगे। ठीक है, तो 10 हॉर्स पावर मोटर के लिए जो टोटल केबल यूज़ होगा आपका 4 mm स्क्वायर का, ये आपको 41 मीटर खरीदना पड़ेगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, एकदम आराम से समझ आया होगा। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग 1 हॉर्स पावर मोटर के लिए। ओके, तो 1 हॉर्स पावर मोटर के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेंथ ऑफ केबल निकालने के लिए इन सबको ऐड कर देंगे। तो चलिए हम लोगों ने ऐड कर दिया 28.5, 1.5, 4.5 और 3.6। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने देखा था कि 1 हॉर्स पावर मोटर और 5 kVA ट्रांसफार्मर के लिए जो हम लोग केबल यूज़ करें वो सेम साइज़ का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों का करंट रेटिंग तो कम आया था, और इस करंट रेटिंग के अकॉर्डिंग जब हमने केबल के टेबल में देखा था तो दोनों के लिए हम लोग 2.5 mm स्क्वायर का एल्युमिनियम कंडक्टर पीवीसी इंसुलेटेड यूज़ कर रहे थे। तो यहाँ पर हम लोग 1 हॉर्स पावर के लिए तो इन सबको ऐड करेंगे ही, इसी के साथ साथ हम लोग 5 kVA ट्रांसफार्मर के लिए भी जो ये केबल वाला कॉलम था इसको भी ऐड कर देंगे। देखिए यहाँ पर हमने ऐड किया है 37.5, 37.5, 4.5, 4.5, 3.6, 3.6। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपका 1 हॉर्स पावर मोटर के लिए है, फिर यहाँ से यहाँ तक आपका 5 kVA ट्रांसफार्मर के लिए है। तो इन सबको जब हमने ऐड कर लिया तो ये हमारा आएगा 83.7। ओके, अब इसका हम लोग क्या करेंगे, 10% निकाल लेंगे। तो ये 10% निकालेंगे हम जब इसका, तो आएगा 8.37।
फिर इस 8.37 को इस 83.7 में ऐड कर देंगे तो ये आपका आएगा 92.07 मीटर। इसको हम ओवरऑल 93 मीटर ले लेंगे। ठीक है, तो 1 हॉर्स पावर मोटर और 5 केवीए ट्रांसफार्मर के लिए जो केबल यूज़ होगा आपका वो 2.5 mm स्क्वायर वाला यूज़ होगा। और इसकी लेंथ कितनी लगेगी, मतलब कितना आपको खरीदना पड़ेगा, तो टोटल 93 मीटर खरीदना पड़ेगा 1 हॉर्स पावर और 5 केवीए ट्रांसफार्मर का वायरिंग करने के लिए। आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, लेंथ ऑफ कंड्यूट को फाइंड करेंगे इसी तरीके से। तो चलिए करते हैं। अब जो कंड्यूट हमें लेना है उन कंड्यूट्स की जो साइज़ है वो भी तो अलग अलग है। कहीं 25 mm यूज़ हुआ है, कहीं 32 mm यूज़ हुआ है, कहीं 19 mm यूज़ हुआ है। तो हमें तीनों साइज़ेस के कंड्यूट को ख़रीदना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने 32 mm का, अब 32 mm में भी रिजिड यूज हुआ है, फ्लेक्सिबल यूज़ हुआ है, तो ये हमें अलग अलग ख़रीदना पड़ेगा ना। तो 32 mm का हमने रिजिड और फ्लेक्सिबल, तो 32 mm का रिजिड हमें 1.5 मीटर खरीदना है। तो 1.5 मीटर हम लोगों ने ले लिया और इसका 10% निकाल लिया, तो ये ओवरऑल आपका 2 मीटर टोटल आ जाएगा। फिर इसी तरह फ्लेक्सिबल जो था 32 mm वाला वो 1.2 मीटर हमें लेना था, फ्लेक्सिबल 1.2 मीटर लेना था, तो ये भी आपका टोटल 2 मीटर आ जाएगा। अब जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका ओवरऑल 2 मीटर आएगा। ठीक है, तो 32 mm का रिजिड 2 मीटर हमें लेना होगा और फ्लेक्सिबल भी 2 मीटर लेना होगा। इसी तरह हमें 25 mm वाला रिजिड और फ्लेक्सिबल कंड्यूट कितना लेना है, तो 25 mm वाला रिजिड और फ्लेक्सिबल कंड्यूट कहाँ कहाँ यूज़ हुआ है, यहाँ पर 25 mm का यूज़ हुआ है, यहाँ 25 mm, यहाँ 25 mm, 3 जगह 25 mm का हमें यूज़ हुआ है। ठीक है, इनमें 2 जगह रिजिड है और 1 जगह फ्लेक्सिबल है। तो 25 mm वाला जो कंड्यूट था, रिजिड 2 जगह था, 0.5 तो 0.5 और 6.5 तो 6.5 हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया। अब हम इसका 10% निकाल लेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7 आएगा और 7 का 10% निकालेंगे और उसको हम इस 7 में ऐड कर देंगे तो 7.7 आएगा। तो हम इसको ओवरऑल 8 मीटर ले लेंगे। ओके, और फ्लेक्सिबल हमारा 25 mm का 0.5 मीटर ही था। ठीक है, अब इसका हम 10% निकाल लेंगे तो ये हमारा टोटल आ जाएगा 0.55, तो इसको हम लोग 1 मीटर ले लेंगे। ठीक, ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब बचा हमारा 19 mm का कंड्यूट। तो 19 mm का जो कंड्यूट था वो 1 हॉर्स पावर मोटर में भी यूज़ हुआ था और 5 केवीए ट्रांसफार्मर में भी यूज़ हुआ था। ये देखिए हुआ था ना। तो 19 mm वाले में रिजिड और फ्लेक्सिबल कितना कितना यूज़ हुआ था देख लेते हैं हम लोग। तो 19 mm वाले में रिजिड हमारा 9.5, 9.5, फिर 1.5 तो 1.5, फिर 12.5 तो 12.5 ये रिजिड, फिर रिजिड 1.5 तो 1.5। अब इन सबको हम ऐड कर लेंगे तो 25 आएगा, फिर इसका 10% निकाल लेंगे तो ये हमारा 27.5 आएगा। तो ओवरऑल हम इसको 28 मीटर ले लेंगे। ठीक, अब फ्लेक्सिबल हम देखते हैं 19 mm का। तो फ्लेक्सिबल 19 mm का हम कहाँ कहाँ यूज़ किए हैं, यहाँ पर तो 0.5 और 1.2, तो 0.5, 1.2, फिर 1.2 यहाँ पर ट्रांसफार्मर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 19 mm का फ्लेक्सिबल यूज़ किया है 1.2 मीटर, तो 1.2 मीटर हमने ले लिया और इस सबको ऐड कर दिया तो 2.9 आया। फिर इसका 10% निकाल लिया और ऐड कर दिया इसमें तो हमारा 3.19 आ गया। तो हमने इसको 4 मीटर ले लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग लेंथ ऑफ कंड्यूट को फाइंड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस किस साइज़ के कंड्यूट्स हैं और उनमें भी रिजिड और फ्लेक्सिबल अलग अलग निकालते हैं। ठीक है, और 10% एक्स्ट्रा लेकर आते हैं। बस इस तरीके से हम लोग लेंथ ऑफ केबल और लेंथ ऑफ कंड्यूट को निकालते हैं। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा लिस्ट ऑफ मटेरियल। तो लिस्ट ऑफ मटेरियल कैसे बनाते हैं, सीरियल नंबर, नेम ऑफ मटेरियल, क्वांटिटी, रेट और कॉस्ट। ठीक, सबसे पहला मटेरियल हमारा रहेगा धातु आवरण बोर्ड इस साइज़ का। ठीक है, एक लेंगे हम लोग किसके लिए, मेन स्विच और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के लिए, क्योंकि दोनों के बीच मेन स्विच और डीबी के बीच का जो डिस्टेंस है वो आधा मीटर है, तो हमें थोड़ा बड़ा धातु आवरण बोर्ड मतलब आईसी बोर्ड लेना पड़ेगा।
ठीक है, इसलिए हम इस साइज़ का धातु आयरन बोर्ड ले रहे हैं और एक बोर्ड लगाएंगे मीटर बोर्ड और एक बोर्ड लगाएंगे धातु आयरन बोर्ड और उसके ऊपर हम लोग मेन स्विच और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को लगाएंगे। ठीक है, ये 500 रुपये का आएगा तो कॉस्ट 500 हो जाएगा। अब हम आयरन बोर्ड लेंगे, आयरन धातु बोर्ड लेंगे, किसके लिए? ट्रांसफार्मर और 10 हॉर्स पावर और 1 हॉर्स पावर मोटर के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 25 गुणे 30 सेंटीमीटर मतलब इस साइज़ का आयरन धातु बोर्ड जो लेंगे वो 5 kVA ट्रांसफार्मर के लिए लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ ट्रांसफार्मर स्विच लगाना है, तो इसके लिए हमें छोटा सा मतलब इस साइज़ का आयरन बोर्ड, हमें धातु आयरन बोर्ड लेना होगा जो कि 150 का आएगा। अब 1 हॉर्स पावर और 10 हॉर्स पावर मोटर के लिए, तो यहाँ पर मोटर स्विच के साथ स्टार्टर भी लगा है, उसीलिए हमें इस साइज से थोड़ा सा बड़ा आयरन धातु का बोर्ड लगेगा। तो 30 × 45 सेंटीमीटर का 2 ले लेंगे, एक 10 हॉर्स पावर मोटर के लिए और एक आपका 1 हॉर्स पावर मोटर के लिए, जिसका रेट 180 आ जाएगा। एक 180 का मिलेगा तो 2 हमारा 360 का मिलेगा। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आया होगा। ठीक, ये वाला जो हमने लिया है वो ट्रांसफार्मर स्विच को लगाने के लिए लिया है और ये हमने मोटर स्विच और स्टार्टर के लिए लिया है, 2 लिया है, एक 10 हॉर्स पावर के लिए और एक 1 हॉर्स पावर के लिए। ठीक है, अब हम लोग तीसरा मटेरियल क्या लेंगे? तीसरा मटेरियल लेंगे हम लोग TPIC स्विच विथ फ्यूज यूनिट। ठीक है, तो 15 एम्पियर 500 वोल्ट ग्रेड 2 स्विच लेंगे, किसके लिए? 1 हॉर्स पावर और 5 kVA ट्रांसफार्मर के लिए। ठीक है, तो 15 एम्पियर जैसा कि हमने करंट रेटिंग के अकॉर्डिंग स्विच को डिसाइड किया था, तो दोनों 15 एम्पियर का ही था, 5 kVA और 1 हॉर्स पावर मोटर के लिए, तो हम लोग 2 ले लेंगे। ये आपका 300 का पड़ेगा तो 600 हो जाएगा। ओके, अब 30 एम्पियर 500 वोल्ट ग्रेड का जो स्विच ले रहे थे हम लोग, वो किसके लिए ले रहे थे? 10 हॉर्स पावर मोटर के लिए ले रहे थे ना, तो ये हमारा 1 आ जाएगा क्योंकि 10 हॉर्स पावर की मोटर 1 है, तो ये 400 का आ जाएगा तो 400 हो जाएगा। और ये 60 एम्पियर 500 वोल्ट ग्रेड का स्विच हमें किसके लिए लेना था? तो ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड और मेन स्विच के लिए लेना था ना, 60 एम्पियर वाला। तो ये हम लोग यहाँ पर, तो पहले हम लोग यहाँ मेन स्विच के लिए ले लिए हैं 500 का। ठीक है, और ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड भी हमारा 60 एम्पियर 500 वोल्ट का ही लगेगा ना, तो ये हमने एक ले लिया है। ठीक है, ये 700 का, क्योंकि इसमें से 3 सर्किट्स भी तो निकालनी हैं, तो यहाँ पर हमने ये ले लिया है। क्योंकि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होगा ये 4 वे होगा, मतलब 4 मार्गों वाला होगा। ठीक है, इसलिए ये 700 का आ रहा है। अब इसके बाद हम लोग क्या लेंगे? PVC इंसुलेटेड एल्युमिनियम कंडक्टर सिंगल कोर केबल लेंगे। तो ये जो PVC इंसुलेटेड सिंगल कोर एल्युमिनियम केबल था, वो 3 तरीके का केबल हम लोगों को चाहिए था, 10 mm स्क्वायर का, 4 mm स्क्वायर का, 2.5 mm स्क्वायर का। 10 mm स्क्वायर DB और मेन स्विच के बीच में, 4 mm स्क्वायर 10 हॉर्स पावर मोटर के लिए और 2.5 mm स्क्वायर 1 हॉर्स पावर मोटर और 5 kVA ट्रांसफार्मर के लिए। तो ये हमने फाइंड किया था, 10 mm वाला 2 मीटर, 4 mm वाला 41 मीटर, 2.5 mm वाला 93 मीटर, ये हमने कैलकुलेट करके निकाला था। ये आता है आपका 5 रुपये पर मीटर, तो इतना आ जाएगा हमारा। 4 mm वाला आपका 41, जो 4 mm वाला था वो आता है 3 रुपये पर मीटर, तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इतना आ जाएगा हमारा। और 2.5 वाला आता है आपका 2 रुपये पर मीटर, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा इतना आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग कंडक्टर को, केबल को निकाल लेंगे। अब इसके बाद हम लोग कंड्यूट ले लेते हैं। तो कंड्यूट हमारा 3 साइज़ का था, 32 mm, 25 mm, 19 mm। अब 32 mm में भी रिजिड हमारा 2 मीटर, फ्लेक्सिबल 2 मीटर, तो ये आपका 32 रुपये पर मीटर आता है और ये आपका 25 रुपये पर मीटर आता है, तो इतने रुपए का आ जाएगा। फिर 25 mm वाला भी रिजिड और फ्लेक्सिबल, तो रिजिड हमारा 8 मीटर, फ्लेक्सिबल 1 मीटर लगा था, ये 30 रुपये पर मीटर आता है और ये 22 रुपये पर मीटर आता है, तो हमारा इतने का हो जाएगा। फिर 19 mm वाला हमारा रिजिड और फ्लेक्सिबल, तो रिजिड 28 मीटर और फ्लेक्सिबल 4 मीटर, तो
तो ये 20 रुपये पर मीटर आता है, ये 15 रुपये पर मीटर, तो ये इतना आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कंड्यूट को ये हमने कैलकुलेट करके निकाला है। ठीक है, वहीं से ये चीज़ लिखा गया है। ठीक, अब नेक्स्ट मटेरियल की बात करें तो नेक्स्ट मटेरियल लगेगा हमारा कंड्यूट कपलर। तो कंड्यूट कपलर भी 3 साइजेस के लगेंगे, क्योंकि 3 साइजेस के हमने कंड्यूट यूज़ किए हैं, 32 mm, 25 mm और 19 mm। तो 32 mm वाला कंड्यूट कपलर कहाँ यूज़ होगा? जोड़ने के लिए, रिजिड और फ्लेक्सिबल कंड्यूट्स को जोड़ने के लिए। तो 32 mm वाला हमारा 5 लगेगा, ये 3 रुपये का एक आता है तो 15 रुपये हो जाएगा। 25 mm वाला 3 लगेगा तो ये 2.5 रुपये का आता है तो 7.5 हो जाएगा, मतलब 7.5। और 19 mm वाला 10 लगेगा। ठीक है, ये 10 क्यों लग रहा है? क्योंकि ये हमारा 5 kVA ट्रांसफार्मर और 1 हॉर्स पावर मोटर दोनों के लिए लग रहा है ना, वो जहाँ जहाँ यूज़ हुए हैं रिजिड और फ्लेक्सिबल। तो ये 10 लगेगा और 2 रुपये का एक आएगा तो 20 रुपये हो जाएगा। अब उसके बाद हमारा जो मटेरियल लगेगा वो क्या लगेगा? निप्पल, बुशिंग, लॉक नट सहित। ठीक है, तो निप्पल हमारा, अब ये सब भी जो होंगे वो भी 3-3 साइजेस के होंगे। ठीक है, क्योंकि कंड्यूट के साइजेस हैं, 3 कंड्यूट 3 साइजेस के हैं, 32, 25 और 19। तो निप्पल भी हमारा 32 mm का लगेगा, 32 का लगेगा, 25 का लगेगा, 19 का लगेगा। तो 32 वाला 4 लगेगा, 25 वाला 2 लगेगा और 19 वाला 9 लगेगा। ओके, ये इतने इतने रुपए के आते हैं, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना कॉस्ट आ जाएगा। ठीक, अब ये निप्पल कहाँ यूज़ होता है ये आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, बोर्ड में केबल को, मतलब बोर्ड में कंड्यूट को एंटर कराने के लिए लगता है ना, निप्पल, बुशिंग, लॉक नट सब एक साथ लगते हैं। तो बुशिंग, लॉक नट सहित ये भी हमारा 3 साइज़ का आएगा, 32, 25, 19। 32 वाला 2 लगेगा, 25 वाला 4 लगेगा, 19 वाला 8 लगेगा और ये इतने इतने रुपए का आता है तो कॉस्ट इतना आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या लगेगा? सैडल, कंड्यूट्स को दीवार पर फिक्स करने के लिए सैडल का यूज़ करते हैं ना। तो सैडल भी हमारा 3 टाइप का रहेगा, क्योंकि कंड्यूट 3 तरह के हैं ना, 32, 25, 19। तो सैडल भी 3 तरीके के लगेंगे। 32 वाला 5 लगेगा, ये 37 रुपये प्रति दर्जन आता है तो 16.5 हो जाएगा कॉस्ट। 25 वाला 5 लगेगा, ये भी 35 रुपये पर दर्जन आता है तो ये 15 रुपये का हो जाएगा। 19 mm वाला 95 लगेगा। ठीक है, क्योंकि 5 kVA ट्रांसफार्मर और 1 हॉर्स पावर मोटर दोनों के लिए 19 mm वाला हम यूज़ कर रहे थे कंड्यूट। ओके, तो इसलिए ये 95 लगेगा और ये 32 रुपये पर डज़न आता है तो 256 रुपये लगभग हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग सैडल, बुशिंग, लॉक नट, निप्पल को खरीदेंगे। नेक्स्ट मटेरियल लगेगा आपका गुल्ली। गुल्ली लगभग 125 लगेगा। ठीक है, या आवश्यकता अनुसार आप लिख सकते हैं। ठीक, तो ये 2.5 रुपये प्रति दर्जन आता है तो 312.5 रुपये का हो जाएगा टोटल। नेक्स्ट रैक बोल्ट। रैक बोल्ट कहाँ लगेगा? वो जो आपने आईसी बोर्ड, धातु आवरण बोर्ड लगाए थे ना, उनको दीवार में फिक्स करने के लिए। ठीक है, तो टोटल 16 लगेंगे। ये जो ट्रांसफार्मर स्विच लगेगा यहाँ पर इस तरीके से लगेगा तो 4 यहाँ लग जाएंगे। यहाँ पर जो बोर्ड लगेगा उसके लिए 4, तो 4, 4, 8, 4 3 12। और डीबी और मेन स्विच भी तो हम यहाँ पे लगा रहे थे, डीबी और इधर मेन स्विच भी लगा हुआ है तो इसके लिए भी एक लगाए हैं ना, धातु आवरण बोर्ड। तो 4 यहाँ, तो टोटल 16 लगेंगे। तो 16 रैक बोल्ट हम लोग यूज़ करेंगे। अब 16 रैक बोल्ट यूज़ करें तो नट बोल्ट कितना लगेगा? 32 लगेगा, जस्ट उसका डबल लगता है नट बोल्ट। ठीक है, तो ये इतने रुपए का आ जाएगा। फिर स्क्रू आवश्यकता अनुसार लेंगे, लगभग 50 रुपए का ले लेंगे स्क्रू। नेक्स्ट अर्थिंग सेट। आपको पता है कि एक मशीन पे कम से कम 2 अर्थिंग करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल 3 मशीन्स हैं तो टोटल 6 अर्थिंग्स हो जाएंगे। एक अर्थिंग लगभग 3000 से 4000 का आता है, तो 3000 लिखा है हमने, तो टोटल 18000 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग 8 SWG GI वायर यूज़ करेंगे अर्थिंग के लिए, वायर भी तो लगेगा। तो ये हम 5 किलो ले लेंगे, तीनों मशीन्स के लिए हो जाएगा। 400 रुपये पर किलो ये आता है तो 2000 रुपये पड़ जाएगा। फिर कॉशन प्लेट और स्टॉक ट्रीटमेंट चार्ट एक एक ले लेंगे, 10-10 रुपये का आता है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो आपका कॉस्ट वाला कॉलम था, इन सबको हम ऐड कर देंगे। तो इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो ये आएगा हमारा
25,459 रुपये। ठीक है, ये हमने क्या किया है, ये कॉस्ट वाले कॉलम को ऐड कर दिया तो ये हमारा आ गया 25,459 रुपये। अब हम क्या करेंगे, लेबर कॉस्ट, इमरजेंसी कॉस्ट और सुपरविज़न कॉस्ट को निकाल लेंगे। तो चलिए निकालते हैं। तो ये हमने लेबर कॉस्ट निकाला है, मटेरियल कॉस्ट का 20%। ठीक है, तो जब हमने मटेरियल कॉस्ट का 20% निकाला है तो ये हमारा आ गया है। फिर इमरजेंसी कॉस्ट हमने मटेरियल कॉस्ट का 10% निकाला है तो ये हमारा इतना आ गया है। सुपरविज़न कॉस्ट हमने मटेरियल कॉस्ट का 10% निकाला है तो इतना आ गया है। तो सुपरविज़न कॉस्ट भी हम लोग 10% निकाल लेंगे तो ये इतना आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे। टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, इमरजेंसी कॉस्ट और सुपरविज़न कॉस्ट को ऐड कर देते हैं तो हमारा टोटल कॉस्ट आ जाता है। ठीक है, ये हमने ऐड कर दिया तो ये हमारा आ जाएगा 35,642.6 रुपये। इतना कॉस्ट लगेगा आपका 2 मोटर और 1 ट्रांसफार्मर का वायरिंग करने में। ओके, आई होप आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ आया होगा। हाँ, ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था। तो इस तरीके से हम लोग पावर वायरिंग करते हैं मशीनों का। ठीक है, अब ये सारे प्रश्न आपको तभी क्लियर आउट होंगे, समझ आएंगे जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे बार बार। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, स्टेप्स को याद कर लीजिए कि कितने स्टेप्स आप क्वेश्चन को सॉल्व करने में करते हो, क्योंकि एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग में जो स्टेप होते हैं कुछ कॉमन स्टेप होते हैं, कम से कम उनको तो आप दम दिमाग में बिठा ही लीजिए और उसके बाद प्रश्न को हल करने की प्रैक्टिस करिए, तब जा कर के आपको एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग के क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ आएंगे। ओके, थैंक यू।